राधे राधे प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। मैं पीके सर आप सबसे चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। आज की हमारी चर्चा का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम हिंदी आलोचना पर चर्चा करेंगे। हिंदी आलोचना तो बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं। आधुनिक गद्य साहित्य से संबंधित ये टॉपिक है और परीक्षाओं में यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्न गलत भी बहुत होते हैं। एक नया टॉपिक है, ठीक है। तो चलो बिना किसी देर के सीधे सीधे चलते हैं आलोचना की तरफ। आलोचना सामान्य जीवन में यदि चर्चा की जाए तो आलोचना को नकारात्मक अर्थ में लिया जाता है कि उसने हमारी आलोचना की या वो हमारी आलोचना करता है, लेकिन आलोचना में गुण और दोष दोनों देखे जाते हैं, ठीक है। समालोचना भी कह सकते हैं। गुण और दोष परखे जाते हैं और गुण अच्छे हैं तो गुण भी बखान किए जाते हैं और दोष हैं तो दोष भी बताए जाते हैं, तब होती है आलोचना। तो ये आलोचना से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण क्लास है। आज ये आलोचना पर पहली क्लास है जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी, ठीक है। चलिए बिना किसी देर के हम चलते हैं। सभी साथी तैयार हो जाएं पढ़ने के लिए, सभी साथी क्लास से जुड़ जाएं, ठीक है। आप अपना कर्तव्य निभाते रहिए, आप अपने दिल की सुनिए, आपका दिल जो कह रहा है ऐसा कर्तव्य, ठीक है। हम अपना कर्तव्य आपके प्रति जो है उसे हम निभा रहे हैं, ठीक है। चलते हैं सीधे सीधे प्रश्नोत्तरी की ओर, ठीक है। एक बात ध्यान रखेंगे, ये प्रश्नोत्तरी 31 है। प्रश्नोत्तरी कौन सी है? 31, अर्थात इससे पहले हमने आपको 30 प्रश्नोत्तरी दे दी हैं। 31 का मतलब ये है, कुछ लोग ये कहेंगे सर 31 क्यों बोल रहे हैं, सर के यहाँ 31 बोला जाता होगा। 31 बोला जाता नहीं है, हमारे यहाँ 31 बोला जाता है, 31। लेकिन जो शुद्ध वर्तनी है वो शुद्ध वर्तनी 31 होता है, इसलिए हम 31 बोलते हैं, ठीक है। परीक्षाओं के लिए ये वर्तनी भी महत्वपूर्ण है। शुद्ध वर्तनी में ये पूछा जाता है 31, ठीक। चलो, लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस निबंध में विजयदेव नारायण शाही ने चर्चा की है, ठीक है। बताओ, एक तो यहाँ आएगा कॉमा, कोई दिक्कत नहीं है। एक यहाँ आएगा लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस। इम्पोर्टेंट का भी इम्पोर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में, कई बार आया है। टीजीटी, पीजीटी, नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, हर परीक्षा में आता है। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, इस निबंध के लेखक कौन है, ठीक है। तो ये आलोचनात्मक एक निबंध है, इसके लेखक कौन है? विजयदेव नारायण शाही। इतना आप याद रखेंगे, ये प्रश्न में ही एक उत्तर हो गया। जो परीक्षा में पूछा जाता है वो प्रश्न का उत्तर तो यही मिल गया आपको, अधिकांश तक पूछा गया है, ठीक है। तो कुछ स्तर हमने इसका बढ़ाकर इसमें एक नई जानकारी जोड़ी है कि लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर बहस निबंध में विजयदेव नारायण शाही ने चर्चा की है। किस बात की चर्चा की है? कहाँ से कहाँ तक? भारतेंदु से अजय तक, ठीक है, विद्यापति से दिनकर तक, शुक्ल जी से लेकर शमशेर बहादुर तक और प्रेमचंद से लेकर बच्चन सिंह तक। ये बताइए 1, 2, 3, 4 कौन सा विकल्प सही है आपके अनुसार? बहुत शानदार प्रश्न है। पहला प्रश्न एकदम नंबर 1 प्रश्न है, ठीक है। तो आप बताइए इस प्रश्न का उत्तर। ये जो लिखा है लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर बहस, इस प्रश्न का उत्तर यदि 80% लोग दे देंगे तो इस प्रश्न का जो हम आपसे पूछ रहे हैं, इस प्रश्न का 80% लोग उत्तर नहीं दे पाएंगे, ठीक है, अधिकांशतः। तो ये सामान्य विद्यार्थियों से उच्च स्तर की बात है। ये पहला इसमें विकल्प सही है, भारतेंदु से अजय तक। बहुत शानदार प्रश्न है। अर्थात लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, इस निबंध में विजयदेव नारायण शाही जी ने चर्चा की है, भारतेंदु से शुरू की है और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अजय, ठीक है। ये जिसे जाना न जा सके, इसके पूरा नाम भी पूछा जाता है। टीजीटी में भी पूछा गया था 2009 वाली में, और भी परीक्षाओं में सब में पूछा जाता है। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अजय, ठीक है।
चलिए, तो ये एक प्रश्न का, पहले प्रश्न का ए विकल्प सही है। चलो देखते हैं अब दूसरा प्रश्न। ठीक है, शानदार प्रश्नों की श्रृंखला है, बिना किसी देर के हम सीधे सीधे प्रश्नों पर चलेंगे और समझते हुए सीखते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है, ठीक है, यहाँ पर आएगा ये डैश। चलो, सुमेलित नहीं है, जायसी, एक तरफ ग्रंथ दिया हुआ है, एक तरफ लेखक दिए हुए हैं। बताओ, जायसी विजयदेव नारायण शाही का ये ग्रंथ है। क्रांतिकारी कवि निराला डॉक्टर बच्चन सिंह का है। नए साहित्य का तर्कशास्त्र विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का है। तिवारी इधर आ गया है वहाँ से, ठीक है। फिलहाल गोपाल राय का है। बताओ कौन सा सुमेलित नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कितना इम्पॉर्टेंट है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, IMP, ठीक। चलो, अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। जायसी विजयदेव नारायण शाही की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, बिल्कुल सुमेलित है और ये परीक्षाओं में आजकल बहुत पूछी जा रही है। आजकल ट्रेंडिंग में चल रही है, ट्रेंडिंग में, ठीक है, बहुत पूछी जाती है जायसी के रचनाकार कौन है, ठीक है। तो जायसी के रचनाकार विजयदेव नारायण शाही। क्रांतिकारी कवि निराला, बहुत अच्छी रचना है, निराला के जीवन पर आधारित, ठीक है। बच्चन सिंह की है, बहुत शानदार रचना है। नए साहित्य का तर्कशास्त्र, नए साहित्य का तर्कशास्त्र विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का है, बहुत अच्छा, ये भी सुमेलित है। तो ये तीनों सुमेलित हैं। तो अब जो चौथा बचा वो सुमेलित नहीं है, अर्थात पहले दूसरे प्रश्न का चौथा विकल्प सही हो गया। कौन सा? फिलहाल गोपाल राय की नहीं है, फिलहाल गोपाल राय की नहीं है। अब ये फिलहाल बहुत महत्वपूर्ण रचना है। फिलहाल तो ये किनकी है? अशोक वाजपेयी की। फिलहाल किनकी है? अशोक वाजपेयी की, बहुत शानदार रचना है, ठीक है। अशोक वाजपेयी जी ने ये लिखी है फिलहाल। और गोपाल राय, इनकी रचना भी देख लो, हिंदी उपन्यास कोश का संपादन किया है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण, हिंदी उपन्यास कोश, हिंदी उपन्यास कोश, इसका संपादन किया है गोपाल राय जी ने, ठीक। चलो, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न हुआ दूसरा और मिले आपको बहुत महत्वपूर्ण तथ्य। ये महत्वपूर्ण तथ्य आपको मिल गए, ये शानदार, ठीक है। गोपाल राय ने संपादन किया है हिंदी उपन्यास कोश का। चलो भाई, अब देखते हैं अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न देखते हैं। मुक्तिबोध की रचना है, मुक्तिबोध की रचनाएं बहुत अच्छी रचनाएं हैं इनकी और परीक्षाओं में बहुत पूछी जाती हैं। तो मुक्तिबोध की रचना कौन सी है? मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? गजानन माधव, ठीक है, ये भी पूछा जाता है, गजानन, गजानन माधव, ठीक है, गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, कामायनी एक पुनर्विचार, एक साहित्यिक की डायरी, एक ही मात्रा आएगी यहाँ पर, एक साहित्यिक की डायरी, उपरोक्त सभी, ठीक है। बताओ मुक्तिबोध की रचना कौन सी है? A, B, C या D? शानदार प्रश्न है, मुक्तिबोध की रचना बता दीजिए और मेरे हिसाब से आपको आ रही होगी। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत सरल प्रश्न है और 3 महत्वपूर्ण रचनाएं इसमें हैं और परीक्षा में ये बहुत पूछी जाती हैं, अलग अलग भी पूछी जा सकती हैं। एक प्रश्न यही बहुत बनता है, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किसने लिखा? तो मुक्तिबोध जी ने। कामायनी एक पुनर्विचार किसने लिखा? मुक्तिबोध ने, ठीक है। एक साहित्यिक की डायरी, बहुत महत्वपूर्ण रचना, मुक्तिबोध। तो डी विकल्प सही होगा, चौथा विकल्प सही होगा, तीसरे प्रश्न का चौथा विकल्प, उपरोक्त सभी। बहुत शानदार प्रश्न है, आप नोट कर लेंगे और PDF इसकी हम दे देंगे, ठीक है। और कई दिन से PDF हमने नहीं दे पाई समय के अभाव में, अब हम कोशिश करेंगे एक ही दिन में सारी PDF दे देंगे आपको। 5-6 वीडियो जो हो गई है PDF वाली, उन सब की PDF हम इकट्ठी एक ही PDF में दे देंगे आपको, ठीक। छायावाद, छायावाद के रचनाकार हैं और ये बहुत पूछा जाता है, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था, छायावाद के रचनाकार, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर, ये असिस्टेंट प्रोफेसर जो परीक्षा हुई थी UP में पिछले वर्ष 2021 में,
इस परीक्षा में पूछा गया था ये, छायावाद किसकी रचना है। ठीक है, तो छायावाद किसकी रचना है, चौथा प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। छायावाद किनकी रचना है बताइए। नामवर सिंह, डॉक्टर नामवर सिंह की रचना है, बहुत महत्वपूर्ण रचना है, 1955। ठीक, 1955। छायावाद किनकी रचना है, डॉक्टर नामवर सिंह की। बहुत शानदार रचना, बहुत इंपॉर्टेंट रचना, परीक्षा में बहुत पूछी जाती है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। ये देखो, ये प्रश्न बहुत अच्छा है और बहुत रिपीट होता है। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। बहुत शानदार कथन और बहुत पूछा गया है ये। ठीक है, और बहुत परीक्षाओं में आता है। ये कविता पर विचार किसके हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है, कविता पर विचार किसके हैं। तो ये आचार्य द्विवेदी जी लिखा है। अब इस आचार्य द्विवेदी जी से आप क्या आशय लगाएंगे, ये विचार हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के। ठीक है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के विचार हैं ये। मैथिली शरण गुप्त के ये गुरु थे। किनके गुरु थे ये, याद रखेंगे आप लोग, मैथिली शरण गुप्त के गुरु थे। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त के गुरु थे। और इनके बारे में महत्वपूर्ण बात आप ये भी याद रखेंगे कि सरस्वती के संपादक थे, सरस्वती के संपादक रहे थे। सरस्वती पत्रिका के 1903 से 1920 तक संपादक रहे थे। ठीक है, रायबरेली में इनका जन्म हुआ था, दौलतपुर इनका गांव था। चलो, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है। परीक्षाओं में तो सबसे अधिक यही पूछा गया है कि ये कथन किसका है। ठीक है, तो हमने थोड़ा सा इसका स्तर बढ़ाकर थोड़ी सी नई भी जानकारी मिले आपको। यदि इसकी नहीं थी तो ये मिल गई, लेकिन इससे कुछ स्तर की मिले। संपत्ति शास्त्र, रसज्ञ रंजन, साहित्यालाप, नाट्यशास्त्र। एक तो ये आप यहाँ पर ये समझ लें कि ये चारों रचनाएं इन्हीं की हैं, ये चारों रचनाएं इन्हीं की हैं। ठीक है, बहुत आता है, हम अलग से संपत्ति शास्त्र न कराएं, लेकिन आप याद रखेंगे, यहाँ पर नोट रखेंगे। हम बार बार कह रहे हैं, नोट कर लो संपत्ति शास्त्र, नोट कर लो संपत्ति शास्त्र आपके पेपर के लिए। नोट रखिए, इसे लिख लीजिए पेपर के लिए। ठीक, रसज्ञ रंजन, रसज्ञ रंजन ये भी नोट कर लीजिए। साहित्यालाप ये कम पूछी गई है। नाट्यशास्त्र ये भी बहुत अच्छी रचना है। परीक्षाओं में ये दो कम पूछी गई हैं, लेकिन पूछी गई हैं और पूछी जा सकती हैं। ये दो तो भरमार रही है, ये दो तो वेरी इंपॉर्टेंट हैं, बहुत पूछी गई हैं, आपको याद होंगी। तो इसमें बी विकल्प सही है, रसज्ञ रंजन में कहते हैं ये। ठीक, 5वें प्रश्न का कौन सा सही हो गया, बी विकल्प। ये जानकारी आपको मिली। और ये दोनों रचनाएं ये वाली तो बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब चलते हैं छठे प्रश्न की ओर, आगे देखते हैं। बहुत बढ़िया शानदार प्रश्न है। नंबर 1 कंटेंट है और नंबर 1 प्रश्नोत्तरी है। कहीं भी भटक आओ, भटकती आत्मा मत बनो, बस भटक के चाहे कहीं भी आओ, प्रत्योत गुरुकुल में आओगे तो आपकी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। आपकी आत्मा को, आपके मन को, आपके मस्तिष्क को जरूर ताजगी महसूस होगी कि हाँ, मेरे मस्तिष्क में कुछ नया आया है। आज नई कविता में मुक्तिबोध की वही स्थिति है जो छायावाद में निराला की थी। बहुत शानदार प्रश्न। नई कविता में मुक्तिबोध की वही स्थिति है जो छायावाद में निराला की थी। किसका कथन है, अशोक वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, नामवर हैं, शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, छठा प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है और आप इन सबको, आपने थोड़ा भी पढ़ा है तो आप इसका उत्तर दे देंगे। हम समय नहीं दे रहे हैं आपको, आप उत्तर देते चलिए। 1 2 3 4 या A B C D जो भी आपको उत्तर देना है। तो ये डॉक्टर नामवर सिंह का ये कथन है। क्या है कि नई कविता में जो मुक्तिबोध की स्थिति है वही छायावाद में किसकी थी, छायावाद में जो स्थिति छायावाद में निराला की थी वही नई कविता में मुक्तिबोध की स्थिति है। ठीक है, तो छायावाद में जो महत्व निराला को दिया गया
वही नई कविता में मुक्तबोध को। ठीक है, किनके अनुसार? डॉक्टर नामवर्ष हैं। ठीक है, नाम की बात आ रही है। जो नाम मुक्तबोध का था, याद ऐसे रखेंगे, जो नाम जो है नाम वाला। ठीक है, तो जो नाम किनका था? मुक्तबोध का। वही नाम, जो नाम निराला का था वही नाम मुक्तबोध का था, मतलब प्रसिद्धि नामवर। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की रचना है, बहुत बढ़िया। इनकी रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं, इम्पोर्टेंट रचना है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की रचना कौन सी है? हिंदी साहित्य का अतीत, बिहारी की वाग विभूत, काव्यांग कौमुदी, उपर्युक्त सभी। बताओ 1, 2, 3 या 4, ए बी सी या डी, कौन सा विकल्प सही है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की रचना, बहुत शानदार रचनाएं हैं ये। ठीक है, देखो बार बार इम्पोर्टेंट इसलिए लिखते हैं कि आपको बता दिया प्रश्नोत्तरी ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन प्रश्नोत्तरी के साथ साथ प्रश्न भी जो अलग अलग आ रहे हैं तो वो हम आपको बता दें। हिंदी साहित्य का अतीत इन्हीं की है, बिहारी की वाग विभूत भी है, पहले चर्चा हो चुकी है, काव्यांग कौमुदी इन्हीं की है, अर्थात चौथा विकल्प सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है, सरकारी विकल्प ए बी सी तीनों इसमें आ जाएंगे। ये है उपर्युक्त सभी, ये है शुद्ध वर्तनी, कल बताई थी। हाँ, कल बताई थी, एक चर्चा और आ गई ध्यान में। कल आपने ये कहा था कि सर वाल्मीकि देखिए, सर वाल्मीकि देखिए, सर वाल्मीकि देखिए। अरे वाल्मीकि देख लो ना, वाल्मीकि। अब कैसा लिखा था? जब हम बोल रहे थे वाल्मीकि और ये मात्रा लग गई, ये मात्रा लगना छूट गई, शिव जी आ गए सीढ़ियों से और शिव जी प्रकट हो गए तो भाई कुछ तो हो ही सकता है। अब जब शिव जी आ गए तो शिव जी को देखने के उन्हें कहीं गिर न जाएं, तो इस चक्कर में उधर को ध्यान चला गया। तो यहाँ बस ये मात्रा लगनी थी, ई की, वो मात्रा रह गई थी। तो वाल माँ के नहीं होता है। ठीक, और ये हो गया। कृशांगी, कृशांगी भी हमने उच्चारण तो किया था, कृशांगी। और संभवतः किसी भाई ने मैसेज किया था कि सर इस पे कृशांगी पे देखें, तो कृशांगी में ये अशुद्धि थी कि ये पॉइंट रखना भूल गए थे या नहीं लग पाया था, जो भी हो। तो कृशांगी में यहाँ पॉइंट था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो वाल्मीकि आपका ये हो गया। बहुत अच्छा लगा, आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए। ठीक है, और बहुत अच्छी आपको क्लास लगी। जिन लोगों को समझ में आ गया है क्या वर्ड विच्छेद करना, हाँ एक भाई का वर्ड विच्छेद और आया था, हमें याद आ गया, कमेंट में था, कमेंट में वर्ड विच्छेद आया था हिंदी का, उस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लें। देखो हिंदी इस तरह का लिखा था, हमने कहा था चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो। जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो हमें थोड़ा सा देखो क्या था, कल हमने जो हिंदी का किया या हम किसी का वर्ण विच्छेद कर रहे थे, अब हम इस तरह से किया, हाँ ठीक, इस तरह से हमने किया था। कल जो वर्ण विच्छेद किया था वो इस तरह से किया था, ह के बाद ए, ठीक, और ए पे हमने फिर पॉइंट लगा दिया, इन, ठीक, द, और द के बाद ई, ये हमने हिंदी का संधि विच्छेद किया था। अब देखो उन भैया ने जो भेजा था, ये भेजा था कि हिंदी का संधि विच्छेद ऐसे कहीं से भेजा था, ह के बाद ए, ठीक, ये, और इसके बाद अनुस्वार के रूप में ये न, ठीक, और उसके बाद द, और उसके बाद ई। अब देखो यदि हम सही और गलत की बात करें तो इसमें न कोई सही है न कोई गलत है, दोनों ही सही है, ये भी सही है ये भी सही है। कारण क्या है उसका, हमने आपको बताया था एक क्लास में, पिछली क्लास में कभी, कि जैसे ये है, हमने बताया था, आपको ध्यान हो, हमने आपको ये बताया था कि जैसे ये है क्ष, और इसका हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो हम ऐसे करेंगे, क प्लस क्ष प्लस अ, ये सही वर्ण विच्छेद है। यदि हम इसका ऐसे कर दें क और सीधे सीधे क्ष, तो ये भी सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमने इसको इसमें समाहित कर दिया है, लेकिन हम इसे गलत नहीं कहेंगे। पूरा यदि वर्ण विच्छेद करवा रहे हैं तो कर देंगे, लेकिन यदि यहाँ समाहित हो गया है, कई बार परीक्षाओं में ऐसा पूछा गया है कि क्ष बराबर होगा, तो यदि ये विकल्प में होगा तो ये नहीं होगा, ये होगा तो ये नहीं होगा, सही दोनों ही रूप हैं।
अब क्या यहाँ एक वर्ड ज़्यादा कर दिया, यहाँ एक वर्ड कम किया है। अब यहाँ हमने अनुस्वार लगा दिया इसके साथ, और यदि हम इसे अलग करेंगे तो ये हो जाएगा। मतलब इनमें ये नहीं है कि ये गलत है या ये सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। अर्थात यहाँ इस अनुस्वार वाले को अलग से लिख दिया है, और हमने यहाँ इसलिए कर दिया कि हम इसे अलग और करते तो कुछ लोग तो इतने को ही कम समझ पा रहे थे, इतने के चक्कर में भी कुछ लोगों के प्रश्न गलत हुए, विकल्प गलत हुए, या उन्होंने नहीं लगा पाया सही ढंग से। तो इसलिए हमने अनुस्वार को यहाँ साथ में रखा था कि आपको कन्फ्यूजन ज़्यादा न हो, ठीक है। लेकिन बाकी ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि ये ना हमने यहाँ ले लिया, और जब इसे उन्हें आगे करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब आपकी जो जिज्ञासा थी वो शांत हो गई होगी मेरे हिसाब से। आपका प्रश्न, हिंदी साहित्य विमर्श, कॉमा यहाँ आएगा, कॉमा यहाँ आएगा, हमेशा रचनाएं कॉमा में आती हैं, ठीक है। हिंदी साहित्य विमर्श के रचनाकार हैं डॉक्टर सत्येंद्र, पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी। ये सिंगल कॉमा में आएगा, जब उपनाम होता है तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आता है, ठीक। आगे है बाबू गुलाब राय, चंद्रवली पांडे। तो इसमें 8वें प्रश्न का बी विकल्प सही है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की रचना है और बहुत शानदार रचना है, परीक्षाओं के लिए रामबाण है, बहुत पूछी गई है, ठीक है। तो एकदम स्टार लगा लो, स्टार लगा लिया करो। जो भी आपका देखो, जैसे भी चाहो, जो भी बनाना चाहो, स्टार 5 स्टार, ठीक, जैसे चाहो वैसे बन जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट रचना है, और लिखना चाहो तो लिख लो, आपको लिखना है, आपको बनाना है, क्या महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा लिखोगे बार बार तो थोड़ा भद्दा लगता है, और स्टार वगैरह बना लेते हो तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। इन्होंने जयशंकर प्रसाद को मनुष्यों के और मानवीय भावनाओं का कवि, यहाँ कॉमा आएगा, यहाँ कॉमा है। इन्होंने जयशंकर प्रसाद को मनुष्यों के और मानवीय भावनाओं का कवि एवं आंसू को मानवीय विरह का काव्य, यहाँ से कॉमा लगाओ, यहाँ लगाओ, मानवीय विरह का काव्य कहा। मतलब आंसू को मानवीय विरह का काव्य कहा और जयशंकर प्रसाद को मानवीय भावना का कवि कहा। ये बात है, मानवीय भावना का कवि जयशंकर प्रसाद को किसने कहा, और आंसू को उनका जो खंड काव्य है या उनका जो ग्रंथ है मानवीय विरह का काव्य किसने कहा। ये प्रश्न है ए, बी, सी या डी। नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, शांतिप्रिय द्विवेदी, ठीक है। बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत जानदार प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो 9वें प्रश्न का ए विकल्प सही है, ठीक है। नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कहा है कि जयशंकर प्रसाद मनुष्यों के और मानवीय भावनाओं के कवि हैं, ठीक। और आंसू क्या है, मानवीय विरह का काव्य है। जयशंकर प्रसाद के बारे में ये कथन महत्वपूर्ण कथन, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। अब बिना देर किए हुए सीधे सीधे हम बात कर रहे हैं कंटेंट पर। नंबर 1 कंटेंट और नंबर 1 प्रश्नोत्तरी। प्रथम सैद्धांतिक आलोचना कृत मानी जाती है, बहुत बढ़िया। प्रथम सैद्धांतिक आलोचना कृति मानी जाती है कौन सी, समालोचनादर्श, चिंतामणि, नवरत्न या नाटक, बताओ। बहुत बढ़िया प्रश्न है। विकल्प भी एकदम बढ़िया बढ़िया है, सुंदर सुंदर विकल्प, बहुत सुंदर हैं। विकल्प भी आप नोट रखेंगे, विकल्पों की व्याख्या भी आप नोट रखेंगे। जब विकल्पों के बारे में आपको बताया जाता है तो वो आप अपने नोट्स पर ज़रूर नोट करेंगे, क्योंकि परीक्षा में समालोचनादर्श बहुत पूछा गया है, परीक्षाओं में चिंतामणि बहुत पूछी गई है, नवरत्न भी बहुत पूछा गया है और नाटक भी। तो ये परीक्षाओं में सारी रचनाएं हम इम्पोर्टेंट इसलिए रखते हैं कि इनकी व्याख्या करें और आप इन्हें नोट कर लें। आपको परीक्षा में प्रश्न सीधे सीधे मिलेगा, आनंद आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। मज़ा तो तभी आता है परीक्षा में, मज़ा कब आता है परीक्षा देने का, जब सारे प्रश्न आ रहे हों, आनंद आता है तब। और जब नहीं आ रहे तब फिर होता है क्या, जो आ रहा होता है वो भी गया काम से। एक बात और ध्यान रखना, कई बार क्या होता है कि आप परीक्षा में गए और पहला ही प्रश्न आपका गलत हो गया, दूसरा देखा दूसरा भी गलत हो गया, तो क्या होता है कि लोग आत्मविश्वास खो देते हैं कि अब हमारा नहीं हो पाएगा, हमारा तो पहला ही गलत हो गया, दूसरा भी। अरे पहला दूसरा क्या, यदि लगातार 10 भी गलत हो जाएं तो भी आत्मविश्वास नहीं खोना है, ध्यान रखना। हमने पहली टीजीटी परीक्षा 2009 वाली जो दी थी, 2010 में परीक्षा हुई थी,
तो उसमें जोंक पूछा गया था पहले प्रश्न के रूप में, जोंक एकांकी। पहली एकांकी पहला ही गलत हो गया था प्रश्न हमारा, पहला गलत हो गया। दूसरे स्थान पे था वो भी गलत हो गया। हम ये नहीं महत्व रखते, हम इस तरह से पेपर हल करते हैं, पहला गलत हो गया, छोड़ो, गलत क्या हो गया, नहीं आ रहा छोड़ो। अरे भाई 125 प्रश्न हैं, 150 प्रश्न हैं, 200 प्रश्न हैं, एक नहीं आएगा तो क्या हो गया, दो नहीं आएंगे तो क्या हो गया, ये 10 भी नहीं आएंगे तो क्या हो गया। मान लो 125 प्रश्न हैं, 10 नहीं आ रहे और फिर हमें लगातार पूरे 100 आ रहे हैं, तो कई परीक्षाएं तो ऐसी होती हैं कि लगातार आपको 10, 20, 30 इकट्ठे, कोई गलती नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसी कई परीक्षाएं दी हैं हमने जिनमें कोई गलती नहीं है। तो इस तरह का एक बार जब हमारा पहली बार JRF का रिजल्ट आया था, आंसर की आई थी, तो उस समय हम एक डिग्री कॉलेज में पढ़ा रहे थे, ऐसे ही प्राइवेट तौर पर। तो उस डिग्री कॉलेज में पढ़ा रहे थे, गणित के सर थे, तो आंसर की आई, आंसर की निकलवाई प्रिंट, तो हम अपना आंसर शीट लेके आए, फिर हमने मिलाया उससे, तो वो 1, 2, 3, 4, अब वो ये कह रहे हैं कि अरे पीके भाई, हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि पेपर तुमने बनाया है कि आंसर शीट तुमने बनाई है कि आंसर की तुमने बनाई नहीं, मतलब कि कोई गलती नहीं हो रहा, उसमें लिखा है तुम्हारे में भी है, उसमें भी, तुम्हारे में भी। तो उसमें एक स्थान ऐसा आया था, 50 प्रश्न थे, 50 प्रश्न में 40 प्रश्न लगातार सही थे जिसमें कोई गलत नहीं था। मतलब 50 प्रश्न थे जिस पेपर में, सेकंड पेपर था, पहले 50 प्रश्न आते थे, तो उस 50 प्रश्न में 40 प्रश्न ऐसे थे लगातार जिनमें कोई गलती ही नहीं था। नेट वाले में, JRF वाले में, मतलब जो आंसर शीट वही आंसर की, बिल्कुल सेम। अब क्या है, इस तरह की स्थिति तो कई बार क्या है, तभी तो अच्छा लगता है, आपको बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छी जानकारी है, अरे भाई पेपर देखते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ, इसमें ये सही है, भरते चले जाओ, पेपर कितना 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट में गोली भर दोगे, पूरा पेपर हो जाएगा, ठीक है। तो ये समालोचनादर्श बहुत महत्वपूर्ण रचना, इसमें डी विकल्प सही जाएगा, नाटक के साथ। पहली सैद्धांतिक रचना कौन सी मानी जाती है, नाटक। अब नाटक के बारे में 1883, ठीक है। और दूसरी बात, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र का ये ग्रंथ है जो कैसा माना जाता है, सैद्धांतिक आलोचना का पहला ग्रंथ माना जाता है, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। शानदार प्रश्न है और शानदार तथ्य है ये, ठीक है। अब ये समालोचनादर्श क्या है, ये समालोचनादर्श क्या है, बहुत बढ़िया है और बहुत पूछा गया है, ठीक है। ये समालोचनादर्श इस नाम से क्या किया गया है, जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा जगन्नाथ दास रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर, कौमा में आएगा। रत्नाकर का अर्थ होता है समुद्र, और रत्नाकर इनका उपनाम है। किसी भी कवि का उपनाम लिखेंगे तो हमेशा सिंगल कौमा में लिखेंगे, ठीक है। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, ठीक है, अनुवाद किया था एसे ऑन क्रिटिसिज्म, काय का एसे ऑन क्रिटिसिज्म, ठीक। इसका क्रिटिसिज्म, इसका हिंदी में अनुवाद किया था रोलाचंद ने, ठीक। तो ये जो महत्वपूर्ण बात है, एसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया है और किस नाम से किया है, बहुत पूछा जाता है, ठीक है, किसने किया है और किस नाम से किया है। ये पोप का था, किसका था, पोप का। चलो याद रखेंगे। अगला है चिंतामणि, तो चिंतामणि पे बात भी कर चुके हैं हम। रामचंद्र शुक्ल जी का ये निबंध है, रामचंद्र शुक्ल जी का, बहुत पूछा जाता है, ठीक है, बहुत शानदार है। इस पे बहुत प्रश्न हमने करा लिए हैं पहले। नवरत्न मिश्र बंधु, ठीक है, श्याम बिहारी मिश्र बंधु में कौन कौन आता है, ये बहुत प्रश्न आता है परीक्षाओं में। श्याम बिहारी, कृष्ण बिहारी, सुखदेव बिहारी,
ठीक है, कौन कौन आते हैं सब बिहारी बना देंगे, वो श्याम बिहारी, कृष्ण बिहारी, सुखदेव बिहारी, 4 बिहारी लगा देंगे, उनमें से 1 बिहारी नहीं होंगे। तो आप श्याम बिहारी कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं हैं मिश्र बंधुओं में, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क, कमेंट वर्क, ठीक है। मिश्र बंधु कौन कौन से हैं, तीनों काय में लिखने हैं, कमेंट बॉक्स में। चलो मेरे हिसाब से आपको आ रहे होंगे और आप तुरंत लिख देंगे। चलिए 10वां हो गया। 11वां, इन्होंने छायावाद को छोकरावाद कहा। वाह भाई वाह, छायावाद को छोकरावाद कहा है इन्होंने, बहुत शानदार प्रश्न, ठीक। इन्होंने छायावाद को छोकरावाद कहा, ठीक है। छायावाद को शक्ति काव्य किसने कहा, बताओ। छायावाद को शक्ति काव्य किसने कहा, ठीक। छायावाद को शक्ति काव्य किसने कहा है, बताओ। पहले तो यही एक बताओ, तब दूसरा पूछते हैं। छायावाद को शक्ति काव्य। अब ये छोकरावाद किसने कहा है, बहुत शानदार प्रश्न है। लाला भगवान दीन, लाला भगवान दीन ने छायावाद को छोकरावाद कहा है। क्या कहा है, छायावाद को छोकरावाद। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है, ठीक है। विरुद्धों का अगला देखते हैं। चलो भाई, अब चलो भाई, अरे अगला देखो, ये है विरुद्धों, ऐसे, ठीक। यहाँ थोड़ा सा लिख ले, मिस्टेक हो गई है। विरुद्धों का सामंजस्य, विरुद्धों का सामंजस्य सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है, विरुद्धों का सामंजस्य सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है, प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। आचार्य शुक्ल जी, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा। नाम वर्ष हैं, बहुत पूछा गया है परीक्षाओं में, रामबाण है परीक्षाओं के लिए। तो शुक्ल जी ने विरुद्धों का सामंजस्य किया है, ठीक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस सिद्धांत का प्रवर्तन किया है। चलो अब देखते हैं 13वां प्रश्न। शुक्ल जी के संबंध में असंगत है, शुक्ल जी के संबंध में असंगत है, एकदम कंटेंट बढ़िया। शुक्ल जी के संबंध में असंगत कौन सा है, ये बताना है। इन्होंने चिंतामणि पर, इन्हें चिंतामणि पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला। ये पुरस्कार था मंगला प्रसाद पारितोषिक, इन्हें चिंतामणि पर प्राप्त हुआ। इनकी रचना चिंतामणि को ये पुरस्कार दिया गया, ठीक है। ये सत्य है या असत्य है, संगत है या असंगत है, तो ये बिल्कुल संगत है, ठीक। ए विकल्प बिल्कुल संगत हुआ पहला। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान कहकर इन्होंने विरोध किया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये बहुत आता है, ठीक है। ये बहुत पूछा गया है परीक्षाओं में, बार बार पूछा गया है, ठीक। असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था पिछली बार। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान कहा है। ये अवधारणात्मक प्रश्न है। अवधारणा का मतलब ये है कि आपने जब पढ़ा होगा तभी आप सही सही उत्तर तक पहुँचेंगे, और जब आपने गहन अध्ययन किया होगा, ठीक है। एक भैया ने कमेंट किया कि हम आपका चैनल देखकर TGT पास कर सकते हैं। तो देखो भाई, मेहनत आपको करनी है, परीक्षा आपको देनी है, ठीक। हम आपका सहयोग कर रहे हैं, जितना भी सहयोग हमसे बन रहा है उतना हम कर रहे हैं, और हम और अधिक सहयोग देने के लिए तैयार हैं। बस हम समझ लीजिए, अब हम ज़्यादा नहीं कह रहे। जो लोग जुड़ पा रहे हैं, कम लोग जुड़ पा रहे हैं। YouTube की तरफ से हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन कम लोगों तक जा रहा है, जिनके यहाँ सब्सक्राइब है उनके यहाँ भी नहीं पहुँच पा रहा है सबके यहाँ, लेकिन कहीं कहीं पहुँच रहा है। जो रिकमेंडेड होता है, साइलेंट नोटिफिकेशन होता है, वो नहीं जा रहा YouTube की तरफ से। पता नहीं, कोई हो सकता है तकनीकी कारण हो या जो भी हो, तो उस तरह से YouTube की तरफ से अभी कम जा रहा है। और आप लोग यदि सहयोग करें, आप लोग जुड़े रहें, आपकी संख्या अच्छी हो, व्यूज़ देखकर थोड़ा मन संतुष्ट हो जाए कि चलो कोई बात नहीं, हमने मेहनत की है और संख्या जुड़ने वालों की ठीक है, ठीक है। 100 के आसपास
पिछली क्लास में 2 क्लास में तो 100 तक भी नहीं पहुँचे, उससे पहले 126 और 110 के लगभग पहुँचे थे, 123 तक। तो क्या है कि ये संख्या थोड़ी सी ठीक रहे, ठीक है। तो मन को थोड़ा सा ये लगे कि हाँ मेहनत कर रहा हूँ, तो उसका सहयोग, उसका लाभ सबको मिल रहा है और लोग जुड़ रहे हैं, तो हम विश्वास दिलाते हैं कि आपको इतना करा देंगे, निःशुल्क करा देंगे और ऐसे ही करा देंगे। टाइम हम अपना बढ़ा देंगे, क्लास भी हम अपनी बढ़ा देंगे, ठीक है। सुबह की क्लास हमने 10 मिनट से अंदर के रखने की कोशिश की है, 5 मिनट, 7 मिनट या 10 मिनट तक, लगभग 10 मिनट तक क्लास सुबह की रखी है, बहुत छोटी। उसे भी हम थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं 10-20 मिनट तक का। और यहाँ भी यदि आप सब सहयोग देंगे तो 20 प्रश्न से ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं और टाइम भी बढ़ा सकते हैं, जिससे तथ्यों आपको कंटेंट पर आधारित क्लास भी कर सकते हैं। या एक तरफ से आप लोगों का ये था कि क्रम से आप करा दीजिए पूरा पाठ्यक्रम, तो क्रम से भी करा देंगे, लेकिन वही है हम क्रम से कराने लग जाएं और कल आप लोग कम देखो, परसों और कम देखो, अगले दिन और कम देखो, या कम लोग जुड़ पाओ, तो फिर मन थोड़ा सा वैसा होता है कि अरे जब नहीं देख रहे तो कोई बात नहीं, जहाँ अच्छा लगे वहाँ देखो, ठीक है। ये कोई दिक्कत नहीं है, किसी पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन ये विश्वास हम अपना दिला रहे हैं कि हमारे यहाँ आप ठगे नहीं जाओगे, आपके साथ धोखा नहीं होगा, आपके भविष्य के साथ धोखा नहीं होगा, ठीक है। ईमानदारी से हम कार्य करते हैं, हमने ईमानदारी से परिश्रम किया है और ईमानदारी से ही हम आपके साथ परिश्रम कर रहे हैं। चाहे संडे हो, चाहे मंडे हो, चाहे ट्यूसडे हो, हम बाहर हों या घर पर हों, आपके लिए हम कोशिश करते हैं वीडियो बने। कोई अपरिहार्य कारण हो जाए तब हमारी वीडियो आपको नहीं मिल पाती है किसी विशेष कारण से, नहीं तो हर दिन आपको कोशिश करते हैं, भले ही 5 रचनाएँ मिलें, भले ही 10 रचनाएँ मिलें, भले ही थोड़ी सी वीडियो मिले, लेकिन हमने ये कहा कि बूंद बूंद करके घड़ा भरता है और कड़ कड़ करके धन इकट्ठा होता है और पल पल करके एक एक प्रश्न करके आपकी परीक्षा की तैयारी होगी, ठीक है, विद्या इकट्ठी होती है। तो बस एक एक प्रश्न इकट्ठा करिए। यदि आपने एक दिन में 20 प्रश्न इकट्ठे कर लिए, 50 प्रश्न कर लिए, 10 कर लिए, नई जो चीज़ें सीख ली, तो हो सकता है कौन सा प्रश्न आ जाए। और एक प्रश्न 2.5 अंक का होता है, 3.5 अंक का होता है, 4 अंक का होता है, अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग है। 3.4 था, तो क्या है कि एक प्रश्न में तो कितना ज़मीन आसमान का अंतर हो जाता है। जब इंटरव्यू के बाद मेरिट लगती है तो पॉइंट में आती है, तो एक प्रश्न कितना होता है। एक बार हमारी टीजीटी में जो रहा था तो 1.4 से रह गया था, ठीक है, 1.4 से हमारा सिलेक्शन रह गया था, जबकि एक प्रश्न होता है 3.4 का। अब आप अनुमान लगा सकते हो कि हम 3.4 प्रश्न, एक प्रश्न सही होता तो हम 2.2 अंक ऊपर हो जाते मेरिट से। जब हमारा आया नहीं था उस समय, उस भर्ती की बात है, ये 2013 वाली भर्ती की बात है, तो पहली लिस्ट आई थी उसमें हमारा नहीं आया था, क्योंकि उसमें पद लगभग 900 के आसपास थे, 800-900, और बाद में रिजल्ट निकाला था 600 का। तो फिर जब ये पद कोर्ट ने कहा कि ये पद भी निकालो, तब फिर हमारा आ गया, लेकिन पहली लिस्ट में हमारा 1.4 से रह गया था। इंटरव्यू में भी कम अंक मिले थे, ठीक है, इंटरव्यू में मिले होते तो भी हो जाता, लेकिन यदि एक प्रश्न और होता तो एक प्रश्न की वैल्यू हम समझ रहे हैं, एक प्रश्न की वैल्यू वो समझेगा जो असफल हो जाएगा एक प्रश्न से जिसका चयन रह जाएगा। समझ लो, एक प्रश्न से जिसका चयन मान लीजिए 101 प्रश्न पर हो रहा है और जिसके 100 हैं, अब समझ लो ये उसी दिन से अध्यापक हो जाएगा, सहायक अध्यापक। और सहायक अध्यापक होने के बाद ज़्यादा नहीं तो मेरे हिसाब से 4 पीढ़ियाँ तो मान ही लो, 4 पीढ़ियों पर फर्क पड़ता है, कम से कम 4, ठीक है। अब एक वाला ये बेरोजगार रहे जीवन भर, और ये 101 वाला या चयन हो जाए, तो 4 पीढ़ियाँ कैसे। आपकी सफलता पर आपसे अधिक खुशी होगी आपके माता पिता को, ठीक, माता पिता। यदि आपके दादा दादी हैं तो उन्हें और ज़्यादा खुशी होगी, उन्हें भी होगी। तो 2 पीढ़ियाँ तो आपके ऊपर तक हो जाती हैं, 2 न मानो तो एक ये यहाँ मान लो माता पिता। इसके बाद आपकी पीढ़ी, आप खुद, आपके पत्नी, ठीक, आपके बच्चे, ठीक, और फिर अगली पीढ़ी आपके बच्चों के बच्चे। जब आप रिटायर होंगे तब तक आपके नाती पोता होंगे, और जो आपके बच्चों के बच्चों होंगे
उन्हें भी आपकी योग्यता का, आपकी नौकरी का, आपके द्वारा कमाया गया यश, आपके द्वारा कमाया गया धन, ये सब यहाँ तक काम करेगा। तो 1 2 3 4 5, तो 5 पीढ़ियाँ सुधर रही हैं। 5 पीढ़ियों पर सीधा सीधा फर्क पड़ रहा है, ये सीधे सीधे पड़ रहा है। जिनके बाबा अध्यापक हैं उनके नातियों को लाभ मिल रहा है, बाबा को पेंशन आ रही है, नातियों को पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या है कि ये 5 पीढ़ियों के लिए हमें मेहनत करनी है, 5 पीढ़ियों सुधारने के लिए हमें करना है। तो भाई आप मेहनत कर लोगे 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, तो आपकी आने वाली पीढ़ियाँ, आपके माता पिता, सबके लिए क्या रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, आपके लिए भी रहेगा। तो बस हम इसलिए कर रहे हैं, हमें कुछ आपकी दुआएं मिल जाएंगी, हमारे सहयोग से आपको सफलता मिल जाएगी। आप कुछ कहोगे या नहीं कहोगे, लेकिन आपकी अंतरात्मा अवश्य कहेगी। आप यदि हमसे जुड़कर सफलता तक पहुंचेंगे तो कहीं न कहीं आपके मन में, आपकी आत्मा में कहीं न कहीं रहेंगे कि पी के सर ने हमारी हेल्प कर दी, इसलिए हम सफलता तक पहुँचे। पी के सर के द्वारा दिया गया कंटेंट इतना लाभ आया, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं ज़रूर लाभ आएगा। जब कोई व्यक्ति पूरे मन से काम करता है, पूरी ईमानदारी से काम करता है, तो ईश्वर मदद करता है। कैसे मदद करता है? मन में ये सोच के जाते हैं कि ये प्रश्न आएगा तो वही पेपर में मिलता है, या कह दिया हमने कि ये प्रश्न आएगा पेपर में तो वही आता है। ऐसा कई बार हुआ है, 1-2 बार नहीं, सैकड़ों बार हुआ है विद्यार्थियों के साथ। यदि हम पढ़ा रहे हैं क्लास में, ऑफलाइन क्लास में, तो हमने कहा कि ये प्रश्न आएगा, वही प्रश्न आया, वही उदाहरण आया, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। तो क्या है, कभी कभी माँ सरस्वती कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति की जिह्वा पर वास करती हैं, तो हो सकता है जब हम बोल रहे हों तो माँ सरस्वती ही बैठी हों और वो सच हो जाए। तो क्या है कि ये सब ठीक है, आप सब के लिए है। तो ये क्रोचे का अभिव्यंजनावाद, भारतीय वक्रोक्ति का विलायती उत्थान है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। और ये रसवादी आलोचक थे, ये भी सही है, अर्थात चौथा विकल्प सही है। चलिए अब हम देखते हैं 14वां प्रश्न। नवरस असंगत पूछा गया है। नवरस ये पहला ही असंगत है मेरे हिसाब से, ठीक है, बाकी सब संगत हैं। देखिए, नया साहित्य, नए प्रश्न नंद दुलारी वाजपेयी का है, बहुत पूछा गया है परीक्षाओं में। कालिदास की लालित्य योजना हजारी प्रसाद द्विवेदी का बहुत अच्छा ग्रंथ है। और छायावाद का पतन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नेट में भी आया है और आपके टीजीटी, पीजीटी, एलटी हर जगह आता है। छायावाद का पतन, डॉक्टर देवराज। ये तीनों संगत हैं। नवरस किनका है? बाबू गुलाब राय का है, ठीक है। नवरस किनका है? बाबू गुलाब राय का है, बहुत बढ़िया, ठीक, गुलाब राय, ये बाबू गुलाब राय का है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी का आपको बता ही दिया, संपत्ति शास्त्र, अर्थशास्त्र पर आधारित रचना है, बहुत पूछी गई है पिछले उसमें था क्वेश्चन में आपका, ठीक है। रसज्ञ रंजन बहुत पूछी गई है। महाकवि माघ का प्रभात वर्णन का निबंध बहुत अच्छा निबंध है। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं, 14वां हो गया। 15वां देखते हैं। अजय के विरोध में जितना इन्होंने लिखा और अन्य किसी प्रगतिवादी आलोचक ने नहीं। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अजय के विरोध में जितना इन्होंने लिखा है उतना अन्य किसी प्रगतिवादी आलोचक ने नहीं लिखा। किसने? ये इसका मतलब ये चारों प्रगतिवादी आलोचक हैं। पहला प्रश्न तो एक तो प्रश्न यही बन गया, चारों प्रगतिवादी आलोचक हैं, ठीक है। और दूसरा प्रश्न देखो 15वां, अब इसमें किसने अज्ञे का बहुत विरोध किया है, ठीक है, किसने? तो शिवदान सिंह चौहान ने जितना अजय जी के विरोध में लिखा है इतना किसी और ने नहीं लिखा। 15वां प्रश्न हो गया। चलो ठीक है, समय थोड़ा सा कम है, क्लास का टाइम होने को है, तो थोड़ा शीघ्रता से पढ़े ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। असंगत है। छायावाद के प्रबल समर्थक आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी आलोचना की ऐतिहासिक पद्धति की प्रतिष्ठा की हजारी प्रसाद द्विवेदी। और अगला है हजारी प्रसाद द्विवेदी के समर्थक शुक्ल विरोधी नामवर सिंह और हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समालोचक डॉक्टर बच्चन सिंह। तो छायावाद के प्रबल समर्थक बहुत पूछा गया है। आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी ने छायावाद का प्रबल समर्थन किया है, बिल्कुल संगत है। आलोचना की ऐतिहासिक पद्धति की प्रतिष्ठा, ठीक है, किसने की है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने की है, बिल्कुल संगत है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के समर्थक और शुक्ल जी के विरोधी, अर्थात हजारी प्रसाद द्विवेदी के
काय के, इनके खेमे के नाम वर्ष हैं, बिल्कुल संगत है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है, इंटरव्यू में हमसे पूछा गया था कि शुक्ल जी में और हजारी प्रसाद द्विवेदी में किन बिंदुओं को लेकर मतभेद है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए क्या क्या मतभेद है। और ये डी विकल्प सही है, हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समालोचक डॉक्टर बच्चन सिंह को नहीं माना जाता है। आज भी आचार्य शुक्ल जी को ही सर्वश्रेष्ठ समालोचक के रूप में देखा जाता है और माना जाता है। ठीक है, आचार्य शुक्ल जी। ठीक है, तो ये प्रश्न हुआ, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। ठीक है, जुड़े रहिए, कमेंट करते रहिए, बताते रहिए उत्तर। 17वां प्रश्न देखिए, नई समीक्षा के केंद्र में है। यूपीएचईएससी ने ये प्रश्न पूछा है अभी पिछले वर्ष। यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये प्रश्न पूछा है, नई समीक्षा के केंद्र में है। नई समीक्षा के केंद्र में क्या है? कृतिकार, कृत्य, समाज, युगीन, परिस्थितियाँ। बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत सरल है, बहुत अच्छा है और बहुत कठिन भी है। बताओ ए, बी, सी या डी? 17 का कौन सा प्रश्न, कौन सा विकल्प सही है? 1, 2, 3 या 4? बताइए कौन सा? बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नई समीक्षा के केंद्र में क्या है? कृतिकार, कृतिकार नहीं, कृति, हाँ, ये आयोग ने उत्तर माना है। ठीक है, जो आयोग ने उत्तर माना है वो माना है आपका कृत्य। बिल्कुल सही उत्तर आपका दूसरा है। ठीक है, आयोग ने, यूपीएचईएससी ने जो उत्तर माला दी है उसने कृति माना है सही उत्तर। ठीक है, तो नई समीक्षा के केंद्र में क्या है? कृति है। ठीक, बहुत शानदार, याद रखेंगे। मतलब समीक्षा जब की जाएगी, आलोचना की जाएगी तो मुख्य केंद्र रहेगा रचना पर, केंद्र कहाँ रहेंगे? कृति पर। ठीक है, चलो, आलोचना से संबंधित कबीरदास जी का दोहा आपको याद होगा, याद है कि नहीं है? बताओ। कबीरदास ने आलोचना से संबंधित क्या लिखा है? पहले आप ही बताओ, हम तो फिर बताते हैं। धर्म कथा, पुरावृत्त, पुराकथा के लिए आलोचना की शब्दावली। आलोचना की शब्दावली में शब्द प्रयोग किया जाता है मौखिक, देवकथा, मिथास या मिथक। बताओ ए, बी, सी या डी? 1, 2, 3 या 4? 18वां प्रश्न, ये भी यूपीएचईएससी का प्रश्न है। ठीक है, ये मत सोचो कि ये इसमें आया है तो टीजीटी में नहीं आएगा। ठीक है, या पीजीटी में नहीं आएगा, या बीपीएससी में नहीं आएगा। ठीक है, देखो, जो एक बार प्रश्न आ जाता है किसी परीक्षा में, वो फिर किसी में भी आ सकता है। ये नहीं कह सकते कि ये असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल का है, ये भाई किसी भी परीक्षा में अब तो आ सकता है। पुराने प्रश्न पत्र तो हर विद्यार्थी को पढ़ने चाहिए, और जो पुराना प्रश्न पत्र पढ़ रहा होगा तो उसे तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, चलो, कौन सा सही है? 18वें प्रश्न का डी विकल्प सही है, मिथक। ठीक है, आयोग ने यही माना है, मिथक। धर्म कथा, पुरावृत्त और पुराकथा के लिए आलोचना में जो शब्दावली है वो मिथक है। ठीक है, क्या है? मिथक। 18वें प्रश्न का कौन सा विकल्प सही हुआ? चौथा। चलो, निंदक नियरे राखिए और आंगन कुटी छवाए। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। कबीरदास जी कहते हैं कि निंदक को पास रखोगे, आपकी आलोचना करने वाला पास होगा तो जैसे बिना पानी के, बिना जल के स्वच्छ कर देगा आपके चरित्र को, आपके व्यवहार को, आपकी कमियां बताएगा, आप उनमें सुधार करते जाइए। यदि कोई वास्तव में आपकी कमी बता रहा है तो आप उसमें सुधार करिए, उसका विरोध मत करिए, यदि आपको अच्छा बनना है तो। ठीक है, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। बिल्कुल, बहुत शानदार है और बहुत पूछा गया है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ आचार्य शुक्ल जी? बिल्कुल नहीं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी? बिल्कुल हाँ। दूसरा प्रश्न सही है। ठीक है, दूसरा विकल्प सही है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी और महावीर प्रसाद द्विवेदी में बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों को, ध्यान रखना। ये किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। 19वें प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। ठीक है, कौन सा विकल्प सही है? बी विकल्प सही है। और अगला है, अब चलो 20वां प्रश्न देखते हैं, बिना देर किए हुए। चलो भाई,
बिना देर। ये कविता की तीसरी आंख। देखो भाई, ये हमारे सहयोगी जो टाइपराइटर हैं पंकज भाई, ये नई नई टाइपिंग कर रहे हैं, हालांकि बता दिया है, तो ये कॉमा वगैरह अभी कुछ फॉन्ट में नहीं आते हैं और कुछ भूल जाते हैं। ठीक है, कविता की तीसरी आंख, यहाँ से कॉमा लग के यहाँ तक आएगा। ये कविता की तीसरी आंख, और धीरे धीरे ये बिल्कुल ट्रेंड हो जाएंगे कुछ दिनों में। हम आपको पीडीएफ देंगे, ठीक है, वो पीडीएफ हमारे हैंड राइटिंग वाली मिलेगी आपको। ठीक, प्रद्योत गुरुकुल, PRADYOT, प्रद्योत गुरुकुल। ठीक है, और आप कह रहे थे उत्तर साथ हों, ऐसी वाली पीडीएफ देना, तो उत्तर भी मिलेंगे आपको। ठीक है, हम उत्तर लिख के नीचे और आपकी पीडीएफ दे देंगे। इस टेलीग्राम चैनल से आप पीडीएफ यदि चाहें तो आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल से, ठीक है, उससे जुड़ना पड़ेगा आपको, लिंक हम दे देंगे। कविता की तीसरी आंख, इसके लेखक कौन है? प्रभाकर स्रोत्रे, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, परमानंद श्रीवास्तव, रामस्वरूप चतुर्वेदी। बताइए, 20वां प्रश्न बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। कविता की तीसरी आंख, कविता की तीसरी आंख। ठीक है, शिव जी की तो थी, अब कविता की भी तीसरी आंख है, तो ठीक है, प्रभाकर, प्रभाकर स्रोत्रे, प्रभाकर स्रोत्रे, प्रभा करने वाला, सूर्य। ठीक है, तो कविता की तीसरी आंख, आंख तो सूर्य सबकी आंख है, यदि सूर्य नहीं होगा तो किसी की आंख नहीं होगी। 2 आंखें आपकी और तीसरी आंख प्रभाकर, याद रखेंगे कैसे? प्रभाकर का मतलब ये है कि यदि सूर्य न निकलें, सूर्य एनर्जी न दें, सूर्य ऊर्जा न दें, प्रकाश न दें, तो संसार में अंधेरा हो जाएगा, आपकी आंखें भी कुछ नहीं कर पाएंगी, कुछ काम नहीं करेंगी। ठीक है, तो सबसे ये याद ऐसे रखेंगे, कविता की तीसरी आंख प्रभाकर। ठीक, सूर्य। चलो, और अपने प्रद्योत का भी अर्थ सूर्य होता है। ठीक है, प्रद्योत का अर्थ क्या है? सूर्य। प्रद्योत गुरुकुल, जो सूर्य की तरह चमके, सूर्य की तरह प्रकाश फैलाए, सूर्य की तरह ऊर्जा दे, उसे कहते हैं प्रद्योत। ठीक, चलिए, तो आज 20 प्रश्नों की क्लास पूरी होती है। मिलेंगे अगली क्लास में बहुत अच्छी प्रश्नोत्तरी और बहुत अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक सभी स्वस्थ रहेंगे, ऐसी ईश्वर से कामना है, मस्त रहेंगे और व्यस्त रहेंगे। ठीक है, राधे राधे सभी को, और जय हिंदी, जय भारत।